एग्री स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, लौह तत्व एक टेक्निकल। तो पहला प्रश्न है, लौह तत्व पहला प्रश्न, लौह तत्व सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? लोहा तत्व निम्न में से किस फल में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी करौंदा। तो लौह तत्व के बारे में बात की जाएगी कि सर्वाधिक किस फल में पाया जाएगा, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, करौंदा। करौंदा में पोषक तत्व जो है लौह तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। बेर के बारे में बात की जाएगी तो बेर जो होता है हमारा वो गरीबों का सेब कहलाता है। एप्पल जो है वो पपाया जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और आंवले की बात की जाए तो आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और अगर पूछा जाए कभी कि सर्वाधिक विटामिन सी किस फल में पाई जाएगी, तब आप ऑप्शन देंगे बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा, करौंदा। और करौंदे में सबसे अधिक मात्रा में जो है लौह तत्व पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 जो है वो कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन ए हरे शैवाल, ऑप्शन बी भूरे शैवाल, ऑप्शन सी लाल शैवाल और ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं वो करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और इसी को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए नाम से इसको जानते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को हम एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है। नत्रजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 2 से 3%, 4 से 5%, 7 से 8%, 9 से 10%। ये कह रहा है मूंगफली की जो खली होती है उस खली में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज की अगर बात की जाएगी मूंगफली की खली में, तो मूंगफली की खली में जो पाई जाती है 7 से 8% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। 7 से 8% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और मूंगफली की खली में सारी खलियों के अपेक्षा सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हमारा मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाएगी 7 से 8%। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं एक बार। लीची फसल की मुख्य विषमता है। लीची जो फसल होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी दिक्कतें आती हैं? तो ऑप्शन ए फलों का गिरना, ऑप्शन बी धूप से झुलसना, ऑप्शन सी गैमोसिस और ऑप्शन डी फलों का फटना। तो लीची में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है आपका फलों का फटना। फ्रूट क्रैकिंग जो है लीची की एक मुख्य प्रॉब्लम होती है। तो हमारा चौथे का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं एक बार। राज्य कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं इनको हम केबीके के नाम से जानते हैं, केबीके। तो केबीके को 100% सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा, और ऑप्शन डी वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद द्वारा। तो केबीके को जो 100% सहायता करते हैं वो करते हैं आपके ऑप्शन संख्या बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसको सहायता की जाती है। पहला केबीके जो खोला गया था वो पांडुचेरी में खोला गया था, यानी भारत का अगर पूछा जाए भारत का पहला केबीके तो वो पांडुचेरी में खोला गया था। वो खोला गया था 1974 ईस्वी में, 1974 में खोला गया था। वर्तमान में समय में बात की जाए कि वर्तमान समय में भारत में कितने केबीके स्थापित या चल रहे हैं, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा 731। तो प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन है बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को एक बार पढ़ लिया जाए। मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी बीपी पाल। तो अगर बात की जाए कि जो मैक्सिकन बौना गेहूं यानी ड्वार्फ व्हीट है वो भारत में किसके द्वारा लाया गया है, तो उसमें आपका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन संख्या ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा भारत में ड्वार्फ व्हीट को लाया गया, और ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में है, ये विश्व में है। और एम एस स्वामीनाथन की बात की जाए, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये इंडिया के हरित क्रांति के जनक हैं। तो कभी भी ऑप्शन आता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो ऑप्शन ए एनी बोरलॉग। भारत में किसके द्वारा बौनी प्रजाति लाएगी, तो एनी बोरलॉग के द्वारा। और भारत में हरित क्रांति के जनक, तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 को एक बार पढ़ लिया जाए। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो डीएपी जो हमारा उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 46-18-0, ऑप्शन बी 18-46-0, ऑप्शन सी 0-18-46, ऑप्शन डी 0-46-18। तो अगर बात की जाए कि डीएपी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस पाई जाएगी वो ऑप्शन संख्या बी हमारा हो जाएगा 18-46-0, क्योंकि डीएपी में 18% पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई नहीं जाती, इसलिए उसको 0 रखा गया। तो 7 का जो ऑप्शन संख्या हमारा बी है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? चावल के जो पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेनिकल, ऑप्शन बी स्पाइकलेट, ऑप्शन सी बाली और ऑप्शन डी सिल्कवा। तो अगर इस पे बात की जाए कि चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो चावल के जो पुष्पक्रम को कहते हैं ऑप्शन संख्या ए पेनिकल कहते हैं। चावल के पुष्पक्रम को, इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। और अगर स्पाइकलेट की बात की जाए, स्पाइकलेट जो होता है वो व्हीट का होता है, गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइकलेट कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हमारा फेल्ड्रिस माइनर के
1000 दानों का वजन होता है। तो पहले तो जानते हैं कि 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है। वो कहलाता है टेस्ट वेट। 1000 दानों का वजन कहलाता है टेस्ट वेट कहलाता है। और फेलिस माइनर के 1000 दानों का वजन जो होता है वो होता है ऑप्शन संख्या ए, 2 ग्राम होता है। 2 ग्राम वजन जो होता है, यानी 1000 दानों का जो वजन होता है वो होता है 2 ग्राम फेलिस माइनर का। और फेलिस माइनर को हम गेहूं का मामा या गेहूं सा के नाम से भी जानते हैं। गेहूं का मामा या गेहूं सा के नाम से भी जानते हैं। और 100 दानों के वजन को कहते हैं हम सीड इंडेक्स, SI, उसको कहते हैं सीड इंडेक्स। और 1000 गेहूं के दाने के वजन को कहते हैं टेस्ट वेट। और अगर पूछा जाए, ये जो ऑप्शन 40 है, जो 40 ग्राम होता है वो गेहूं का होता है। 40 ग्राम टेस्ट वेट जो होता है वो गेहूं का होता है। यानी गेहूं के 1000 दानों का वजन कितना होता है, 40 ग्राम होता है। और अगर जौ का कभी आ जाता तो जौ में भी होता है 35 से 40 ग्राम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? किसके लिए? शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी बोरॉन और ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो जो ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक है वो ऑप्शन संख्या हमारा हो जाएगा पोटास। ऑप्शन संख्या बी पोटास। तो पोटास जो है गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चावल का उद्गम स्थल है, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस। तो चावल का ओरिजिन प्लेस की बात की जाएगी तो ओरिजिन प्लेस में हम देखेंगे तो वो ऑप्शन संख्या बी भारत और बर्मा। भारत और बर्मा। तो भारत और बर्मा जो है वो चावल का उत्पत्ति स्थल है और इसके प्रमाण हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इसी में बात की जाए दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका जो है वो आलू का है। दक्षिण अमेरिका जो है वो आलू का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। किस तेल की खली में नत्रजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस तेल की खली में नत्रजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग से मिलते जुलते प्रश्न को हम लोगों ने भी किया था। तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, मूंगफली की खली में। मूंगफली की खली में जो है वो नत्रजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? वो पाई जाती है 7 से 8%। 7 से 8%। और ये सारी खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो है वो 13। 13 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है रिले क्रॉपिंग का अभिप्राय है। रिले क्रॉपिंग का अभिप्राय है। इसको एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक ही भूमि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना। ऑप्शन बी, एक ही क्षेत्रफल में एक वर्ष में 3 फसलें उगाना। ऑप्शन सी, एक ही क्षेत्रफल में एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार लेना कि फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर दी जाए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका ऑप्शन होगा कि रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो रिले क्रॉपिंग की अगर हम बात की जाएगी तो ऑप्शन संख्या जो सी रहेगा वो हमारा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन जो है सी वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या होता है कि एक जो क्षेत्रफल होता है उसमें एक फसल की जो खड़ी हुई फसल होती है उसकी कटाई से पहले ही अगली फसल बो दी जाती है। तो इस तरह से वर्ष में 4 फसलें ली जाती हैं। ऐसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो जो गेहूँ जो धान होता है धान की कटाई से पहले ही उसमें क्या है बरसीम वगैरह को डाल दिया जाता है और धान की कटाई कर दी जाती है। तो जैसे कटाई हो जाती है उसमें जर्मिनेशन आ जाता है क्योंकि उसमें पहले से ही इतना मॉइस्चर होता है खेत में।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। 14 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 14 प्रश्न संख्या कहता है अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्रीष्मकालीन जुताई, ऑप्शन बी खड़ी फसल में पंक्ति में गुड़ाई, ऑप्शन सी प्राथमिक भू परिष्करण और ऑप्शन डी अंकुरण से पहले गुड़ाई करना। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात की जाए कि अंधी गुड़ाई किसको कहते हैं, तो अंधी गुड़ाई जो है ऑप्शन संख्या आपका जो है डी, अंकुरण से पहले गुड़ाई करना। गन्ने में क्या होता है, ये अंधी गुड़ाई जो है वो गन्ने में फेमस होती है, गन्ने में की जाती है। जर्मिनेशन से पहले ही गन्ना बुआई कर दिया जाता है और उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, और या कुछ क्योंकि गन्ने के जर्मिनेशन होने में थोड़ा समय लगता है, उससे पहले उसमें ये गुड़ाई कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। 15 करें चने की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी चने की जो फसल है उसमें हमें कब इरिगेशन देना है या इरिगेशन की प्रक्रिया करनी, सिंचाई कब करनी। ऑप्शन ए फूल आने के प्रारंभिक एवं पकने की अवस्था पर, फूल आने के अंतिम एवं पकने की अवस्था पर, फूल आने के अंतिम एवं फली निर्माण की अवस्था पर, ऑप्शन डी फूल आने से पहले एवं फली निर्माण की अवस्था पर। तो अगर इसमें देखा जाए कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या डी, फूल आने से पहले एवं फली निर्माण की अवस्था पर। तो फूल आने से पहले और जिस समय इसके जो पॉड यानी जो फल की जो फली बनती है उस समय हमें इसमें सिंचाई करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। मूंगफली की फसल में अंतराशस्य क्रिया है, इंटरकल्चर, जो हम लोग निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं, किस अवस्था पर करना चाहिए। ऑप्शन ए फूल आने की अवस्था पर, ऑप्शन बी अंकुरण की अवस्था पर, ऑप्शन सी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। मूंगफली की फसल में अंतराशस्य क्रियाएं किस अवस्था पर नहीं करनी चाहिए, नहीं पूछा गया है। फूल आने की अवस्था पर, ऑप्शन बी अंकुरण की अवस्था पर, ऑप्शन सी खूंटी बनते समय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मूंगफली की जो फसल होती है उसमें हमें किस समय निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए खूंटी बनते समय। बिगिनिंग के टाइम पे हमें किसी भी तरह की कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता होती है, अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए धान में, ऑप्शन बी बरसीम में, ऑप्शन सी रिजके में, ऑप्शन डी मूंगफली में। अधिक उत्पादन के लिए गंधक की आवश्यकता होती तो वो होती है ऑप्शन संख्या डी हमारा मूंगफली में। मूंगफली तिलहनी फसल है और जो भी तिलहनी फसलें होती हैं उनमें गंधक की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। एरोइंग कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। ऑप्शन ए गन्ने में कल्लों के फुटान को, ऑप्शन बी गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को, ऑप्शन सी गन्ने में धनुष जैसी आकृति को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर एरोइंग की बात की जाए तो एरोइंग जो होती है वो गन्ने के पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। और जो इसका पुष्पक्रम होता है इसको एरो कहते हैं, इसको एरो कहते हैं, पुष्पक्रम को एरो कहते हैं और इसके निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। तो एरोइंग किसे कहते हैं, गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन जो है बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सूख सूखे यानी ड्रॉट, सूखे के दौरान ज्वार में के पौधे में धुरिन का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो धुरिन की बात की जाए तो धुरिन जो होता है वो एक विषैला पदार्थ होता है और इसमें बनता है आपका HCN, HCN, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और ये जो है जानवरों को यदि अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो जानवरों की मौत भी हो जाती है। इसलिए ज्वार के जो चारा होता है वो पौधों को कम मात्रा में खिलाना चाहिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। तो धुरिन जो बनता है वो पौधे के किस भाग में बनता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पर्ण और ऑप्शन डी सभी भागों में। तो जो धुरिन बनता है, तो धुरिन की बात की जाए कि धुरिन पौधे के या जो ज्वार है, ज्वार के किस भाग में बनता है? तो ऑप्शन संख्या जो हमारा ए है जड़, वो बिल्कुल सही होगा। तो सूखे के दौरान ज्वार के पौधे में धुरिन का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो वो होता है जड़ में होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है पौधे के तने से रेशा शिथिल यानी कि फाइबर लूजिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए क्यूरिंग, ऑप्शन बी रेटिंग यानी सड़ाना, ऑप्शन सी गीला करना यानी बेटिंग और ऑप्शन डी नेटिंग। तो पौधे के रेशों से को जो है शिथिल करने के लिए यानी कि लूज करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसके लिए हमारा ऑप्शन होगा आपका रेटिंग, ऑप्शन संख्या बी सड़ाना। तो सड़ाना जो है वो आपका रेटिंग यानी कि सड़ाना आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या जो आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। और इसी में देखा जाए अगर क्यूरिंग की बात की जाए तो क्यूरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो तंबाकू में की जाती है। तंबाकू में की जाती है। और तंबाकू में जो की जाती है तंबाकू, अच्छा पूछा जाता है तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह है राजमुंद्री में। राजमुंद्री में कहाँ? आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो है वो की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मक्का के पौधे में ऑप्शन ए सिल्क पहले आते हैं, ऑप्शन बी टेसल पहले आते हैं, ऑप्शन सी दोनों समय पर आते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मक्का के पौधे की अगर बात की जाए कि मक्का के पौधे में सबसे पहले क्या आते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या बी टेसल। टेसल अपेयर फर्स्ट। और टेसल जो होते हैं वो मेल पार्ट होता है, मेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर जो होता है वो टेसल होता है। सिल्क क्या होता है? सिल्क जो होता है, जो सिल्क होता है वो फीमेल फ्लावर होता है। और अगर पूछा जाए कि जो है सिल्किंग या जो सिल्किंग क्या होती है वो पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया होती है। और टेसल जो निकलने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं टेसलिंग, टेसलिंग। और जो सिल्क होती है वो मादा पुष्प होता है और जो टेसल होता है वो नर पुष्प होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित, इसको एक बार पढ़ते हैं डॉट से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं देखना है आपको। तो इसमें फसल दे दी गई है और 1000 दानों का वजन, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट वेट। 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। तो यहाँ एक फसल दी है और उसके सामने टेस्ट वेट दिया है। तो हमको ये पकड़ना है कि वो कौन सा फसल और उसके सामने जो टेस्ट वेट दिया है वो सुमेलित नहीं है, वो टेस्ट वेट उससे सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाजरे की अगर बात की जाएगी तो बाजरा जो होता है, बाजरे के 1000 दानों का वजन 5 से 7, ये तो ठीक है बिल्कुल।
गेहूं की बात की जाएगी तो गेहूं का भी कुछ समय पहले ही बताया था कि वो जो होता है वो होता है आपका 40 ग्राम के लगभग। कितना होता है? 40 ग्राम के लगभग होता है। तो 40 ग्राम, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो है गेहूं, ये हमारा मैच नहीं कर रहा है। बी जो है वो हमारा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 40 ग्राम होना चाहिए था। और मूंग का जो होता है 34 से 36, ठीक है। सूरजमुखी का जो होता है 60 से 65 होता है। तो हमारा सही युग्म जो सुमेलित नहीं है वो गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम और ऑप्शन में दे रखा है 20 से 22 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को एक बार अच्छे से पढ़ा जाए इसको। बाजरे में बसा प्रतिशत, तो जो फैट परसेंटेज पूछा गया है पल्स में बाजरा में, उसको हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बाजरे में जो फैट परसेंटेज जो होता है वो 5% होता है। 5% जो है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा अलसी यानी लाइन सीड में प्रोटीन की मात्रा होती। प्रोटीन कंटेंट पूछा गया, तो ऑप्शन ए को हम देखते हैं 26%। ऑप्शन ए को देखते हैं 26%, और इसको छोटा करना। ऑप्शन ए को देखते हैं 26%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी जो है आपका वो 44%। तो अलसी के जो प्रोटीन पूछी जाती है कि प्रोटीन कितने परसेंटेज होती है, तो वो प्रोटीन होती है आपकी ऑप्शन बी 36%। 36% जो है वो प्रोटीन अलसी में पाई जाती है। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 24 का जो ऑप्शन बी है 36%, वो आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उर्द का उद्गम स्थल है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि उर्द का उद्गम स्थल है। उर्द का बॉटिकल नेम जो है वो बिगना मूंगो है। बिगना मूंगो। देखते हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उष्ण अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो अगर बात की जाएगी उर्द का, कि उर्द का जो उद्गम स्थल है, तो वो ऑप्शन ए हमारा भारत होगा। ऑप्शन ए भारत। भारत जो है वो उर्द का, बैंगन वगैरह का, इनका जो क्या है उद्गम स्थल है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगली तरफ। तो प्रश्न संख्या है 26, और 26 को हम लोग एक बार देखते हैं क्या कहता है। गाजर किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है? गाजर जो है वो किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए लिलिएसी, ऑप्शन बी एपेसी, ऑप्शन सी टीलिएसी और ऑप्शन डी पेडालिएसी। तो गाजर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम इसको एक ऑप्शन ही दे देते हैं कि ऑप्शन इसका क्या होगा। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन संख्या बी जो है वो सही होगा, एपीएसी। तो गाजर जो है वो एपीएसी से, इसी को एम्बेली फेरेसी भी बोलते हैं। एम्बेली फेरेसी यानी इसका दूसरा जो नाम है वो एम्बेली फेरेसी है। एम्बेली फेरेसी। एम्बेली फेरेसी। एम्बेली फेरेसी नाम से भी ये जाना जाता है। अगर बात की जाए लिलिएसी, तो लिलिएसी में कौन कौन सा आता है? तो आपका लहसुन, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज एलोवेरा, लहसुन प्याज एलोवेरा जो होता है। टीलिएसी की बात की जाए तो टीलिएसी में जूट आता है। टीलिएसी में जूट आता है। और पेडालिएसी में बात की जाए तो पेडालिएसी जो होता है, पेडालिएसी में तिल, तिल जो होता है तिल आता है। ठीक है। तो एपीएस जो गाजर किस कुल की संबंधित है, तो वो एपीएसी एम्बेलिफेरेसी की है, और उसमें गाजर आती है और आपका धनिया भी आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 और 27 को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 27 कह रहा है कॉटन सीड में तेल की मात्रा होती है। जो
आपका कपास होता है उसके जो बीज होते हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 15 से 25, ऑप्शन सी 25 से 35 और ऑप्शन डी 40 से 42%। तो इसमें हम ऑप्शन की अगर बात की जाएंगे, कॉटन सीड में, जो कॉटन सीड में आपका तेल का प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है ऑप्शन संख्या बी 15 से 25%। कॉटन सीड में जो ऑयल कंटेंट है वो 15 से 25% होता है, तो ऑप्शन संख्या बी हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। 28 क्या कह रहा है? सन 1904 में बरसीम किस देश से भारत लाई गई? 1904 में जो बरसीम है उसका आगमन हुआ था और कहाँ से लाई गई? तो ऑप्शन देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो बरसीम हमारी लाई गई थी वो मिस्र से लाई गई थी 1904 में। तो इस प्रश्न संख्या 28 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी मिस्र, वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है टॉपिंग। टॉपिंग का तात्पर्य शीर्ष कलिका को अकेले या कुछ छोटी कलिकाओं के साथ निकालने की प्रक्रिया किस फसल में अपनाई जाती है? तो इन्होंने बता दिया कि टॉपिंग क्या होती है। टॉपिंग क्या होती है? टॉपिंग वो प्रक्रिया है जिसमें छोटी कलिका को कुछ अन्य छोटी पत्तियों के साथ निकाल दी जाती है। शीर्ष जो कलिका होती है उसकी कुछ छोटी पत्तियों के साथ निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहते हैं। और ये टॉपिंग किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन इसमें पहला चना दिया है, चना, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तंबाकू। तो अगर इसमें बात की जाए कि टॉपिंग किससे संबंधित है, टॉपिंग को अगर हम देखेंगे तो टॉपिंग जो है ऑप्शन संख्या जो डी है हमारा तंबाकू, उससे संबंधित टॉपिंग जो है वो ऑप्शन संख्या डी से यानी कि तंबाकू से हमारी संबंधित है। और अगर चना में पूछी जाए, चना में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो चना में की जाती है निपिंग। निपिंग 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 की प्रक्रिया की जाती है। इसलिए करते हैं कि ऊपर की जो पिल्ली है, शीर्ष कलिका और कुछ पत्तियां तोड़ दी जाती हैं जिससे कि अधिक मात्रा में ब्रांचिंग हो जाए और अधिक फलक मिल सके। चलते हैं अगली और जो निपिंग की प्रक्रिया अगर बात कर ली जाए, निपिंग की प्रक्रिया कितने दिन में करते हैं? अगर चना की बात की जाए तो ये जो करते हैं 30 से 40 दिन में। 30 से 40 दिन, जो बुआई के 30 से 40 दिन बाद हम लोग शीर्ष कलिका को कुछ पत्तियों के साथ तोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको निपिंग कहते हैं। और जो तंबाकू में शीर्ष कलिका और कुछ पत्तियों के साथ तोड़ी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग टॉपिंग कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। पत्ता गोभी, कैबेज का खाने योग्य भाग है, यानी जो पत्ता गोभी है जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं या कोई अन्य प्रकार के फास्ट फूडों में प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी कर्ड और ऑप्शन सी फूला हुआ तना और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पत्ता गोभी का जो खाने वाला भाग होता है वो कहलाता है हेड कहलाता है। जो पत्तियों का गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? हेड कहलाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि कर्ड क्या होता है, तो जो बंद गोभी होती है यानी कि कैबेज, कैबेज का जो खाने वाला भाग होता है उसको कर्ड कहते हैं। फूला हुआ तना किस में खाया जाता है? तो फूला हुआ जो तना खाया जाता है वो आपका नोल खोल में खाया जाता है। नोल खोल में, नोल खोल, जिसको हम लोग गांठ गोभी बोलते हैं। गांठ गोभी वो फूला हुआ या सूजा हुआ तना खाया जाता है। आज की श्रृंखला में आप लोगों के लिए इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आने वाले किसी भी प्रश्न में, किसी भी परीक्षा में जिसमें किसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगी, सहायता देगी। इसी के लिए आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।